नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बल टॉपिक के अंतर्गत। हम डिस्कस कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे पहले हमने जाना कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और इसकी खोज किसने की, और गुरुत्वाकर्षण बल का जो न्यूटन साहब ने नियम दिया है वो क्या है, गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटी हम किसको कहते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस क्या होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम लास्ट क्लासेस में जान चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे कि न्यूटन साहब ने जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया है वो क्या है। गुरुत्व यानी ग्रेविटी, या जिसे हम गुरुत्वीय बल भी कहते हैं, वो हम किसको कहते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण जो हमने लास्ट में पढ़ा है स्मॉल जी से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी आपने इजीली क्लियर किया होगा। तो आज की क्लास का जो ये टॉपिक है वो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन किस तरीके से होता है इसको आज की क्लास में हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके इस सेक्शन में तो वो है जी के मान में परिवर्तन। और यहाँ से एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चंस उठाते हैं और आपके सुपर टेट एग्जाम्स में भी चांस है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जी के मान में परिवर्तन को सही से नहीं समझ पाते और मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। अगर आपने लास्ट क्लासेस देखे हैं और अगर आपने स्मॉल जी को अच्छे से समझा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आपने अच्छे से समझा है, तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम जो जी को पढ़कर आए हैं, यानी कि स्मॉल जी जो हम पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैपिटल जी इंटू में एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसके मान में कैसे परिवर्तन होता है, कहाँ पर कितना परिवर्तन होता है, ये सभी चीज़ों को आप इस क्लास में समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट क्लासेस में आपने स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण को बहुत अच्छे से समझा होगा, इसके फॉर्मूले को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और इसका मान पृथ्वी पर होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आप अच्छे से समझ कर आए होंगे। स्टूडेंट्स, आपसे सीधा सीधा एग्जाम में ये वैल्यू पूछ लिया जाता है कि स्मॉल जी का मान बताइए पृथ्वी पर कितना होता है, तो पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है। अगर आसान प्रश्न होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका कैपिटल जी होता है, यानी कि कैपिटल जी को हम कहते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको भी मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यानी कि जो आपका सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका मान आपसे पूछा जाता है, तो इसका मान होता है आपका 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये फैक्चुअल मान भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद है इस फॉर्मूले में आपका एम ई, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है स्टूडेंट्स 5.97 इंटू 10 की पावर 24 केजी, यानी कि ये मान भी आपको पता होगा। और आर ई होता है पृथ्वी की त्रिज्या, जो है 6378 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों ही वैल्यू आपको पता है, और जब आप इन तीनों मान को इस फॉर्मूले में पुट करते हो तो आपको मिलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक फैक्चुअल मान है। और सिंपल क्वेश्चंस के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए, तो आपको बताना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लगभग आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बता सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन क्या क्या है। अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आपको इसके साथ जाना है, और अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आपको इसके साथ जाना है। तो ध्यान रखना है, ये था आपके स्मॉल जी का मान और स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला। अब जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है उनको हम समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है ये पता होना जरूरी है, यानी कि कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप जी के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, जो आपका कैपिटल जी है ये है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि कांस्टेंट होता है और हर जगह आपका सेम होगा, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका एम ई, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये भी आपका सेम है,
हर प्लेस पर इनके मान आपके समान होंगे, क्योंकि द्रव्यमान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप किसी एक ग्रह से किसी दूसरे ग्रह में जाते हैं तो आपके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सभी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इसी पॉइंट्स में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस बनता है कि भार में और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स रहता है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, द्रव्यमान आपका कभी भी बदलता नहीं है। आप किसी भी प्लेनेट पर जाए, आप कहीं पर भी जाए, आपका द्रव्यमान हमेशा सेम होगा। लेकिन परिवर्तन होता है सिर्फ और सिर्फ भार में, और वो डिपेंड करता है आपके स्मॉल जी पर। इसीलिए जी के मान में परिवर्तन को समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर आप पृथ्वी पर है और आपका वजन 60 किलो है, यानी कि आपका भार 60 किलो है, तो आप जब चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन कितने किलो का होगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। यही डिफरेंस होता है भार और द्रव्यमान में। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर भी 60 केजी होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन परिवर्तन किस में होता है? भार में होता है। और भार में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वो होता है आपके स्मॉल जी के कारण। तो इसके लिए ही आपको स्मॉल जी को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्मॉल जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो स्मॉल जी के मान में जो परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला पॉइंट, और इस जी के मान में परिवर्तन को समझने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको कैपिटल जी बताया कांस्टेंट होता है, हर जगह फिक्स होगा, यानी कि सेम होगा, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पर जाए। और यहाँ पर जो एम ई है, ये है स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ, यानी ये जो स्मॉल ई है ये अर्थ को डिनोट करता है। तो इसका मतलब मास ऑफ अर्थ यानी अर्थ का द्रव्यमान, और अर्थ का द्रव्यमान आपका सेम होगा। मैंने अभी आपको बताया द्रव्यमान में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब स्टूडेंट, जो आपका जी है वो किस पर डिपेंड करता है? वो आर पर। जहां पर भी आपका आर का मान कम होगा वहां पर जी का मान बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, ये जो आपका डाउनफॉल में जो एरो का साइन देख रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि आर ई यानी त्रिज्या जो है अर्थ की, वो जहां पर कम होगी वहां पर जी का मान, ये जो एरो का साइन आप अप देख रहे हैं तो इसका मतलब बढ़ने का साइन है ये, ठीक है। और त्रिज्या यहाँ पर घटने का साइन है, यानी कि जी, स्मॉल जी और त्रिज्या ही डिपेंड करते हैं आपके भार को। जहां पर ये आर ई के मान में परिवर्तन होगा वहां पर भी जी के मान में परिवर्तन होगा। यानी कहने का मतलब इनमें रिवर्स रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए कहीं पर त्रिज्या का मान कम होगा तो जाहिर सी बात है, अगर त्रिज्या कम है तो जी का मान बढ़ेगा, और अगर कहीं पर त्रिज्या का मान अधिक है तो वहां पर जी का मान अपने आप कम हो जाएगा। इन दोनों में रिवर्स रिएक्शन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जहां पर भी आपको ये फील हो जाए कि त्रिज्या यहां पर कम है पहले के मुकाबले में, तो आप समझ जाइए कि जी का मान यहां बढ़ गया। और जब जी का मान बढ़ जाएगा तो सीधा सीधा उस व्यक्ति का वेट भी बढ़ जाएगा। और यदि आप किसी प्लेस पर होते हैं और वहां पर आपके त्रिज्या का मान अधिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं जी का मान कम हो जाएगा। और अगर जी का मान कम हो गया तो सीधा सीधा उस व्यक्ति का भार या उस पिंड के भार में भी परिवर्तन होगा और उसका भार भी कम हो जाएगा। तो इसमें रिवर्स रिएक्शंस होते हैं और इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया, ये जो मैं आपको एरो अप में और डाउनफॉल में दिखा रहा हूं, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आपके लिए इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो सभी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आप चीजों को बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे। आपसे कोई भी कैसे भी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछे तो आप उसका राइट आंसर इजीली बता पाएंगे। तो पहला पॉइंट आपका स्टूडेंट्स, ध्रुवों पर त्रिज्या कम है इसीलिए जी का मान सर्वाधिक होता है। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कहां पर जी का मान सबसे अधिक होता है, तो आप उसका आंसर बताते हैं कि ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है स्टूडेंट्स? इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले पृथ्वी की संरचना आपके पास होनी चाहिए। मतलब पृथ्वी की जो आकृति है वो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो ध्रुव पर चपटी है। तो कुछ इस तरीके से पृथ्वी की आपकी आकृति है, ठीक। तो ये मानकर चलिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी पृथ्वी है ये ध्रुव पर चपटी है, यानी कि ये मानकर चलिए ये आपका उत्तरी ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल है, और ये आपका साउथ पोल है, ठीक। और आपको पता है इसके मिडिल से जो रेखा है वो आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए आप खुद ही समझ जाइए कि ये मैंने विषुवत रेखाएं खींची है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर है और अगर आप ध्रुव पर जाते हैं तो वहां जी का मान सबसे अधिक होता है। लेकिन क्यों होता है? इसके पीछे का कारण ये स्टूडेंट्स कि ये आपके पास मान लीजिए पृथ्वी है और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। आपको पता है पृथ्वी जो है वो ध्रुव पर चपटी है, तो चपटी होने का कारण ये स्टूडेंट्स कि अगर आप ध्रुव पर जाएंगे तो यहाँ पर त्रिज्या का मान जो है वो बहुत कम हो जाएगा अगर आप विषुवत रेखा पर होते, क्योंकि अगर आप विषुवत रेखा पर होंगे तो यहाँ पर
त्रिज्या का मान बहुत अधिक है और ध्रुव पर देखिए त्रिज्या का मान कितना कम है, यानी कि मोस्टली अगर देखेंगे तो इतना सा है त्रिज्या, और अगर आप विषुवत रेखा पर है तो आपकी त्रिज्या लगभग लगभग इतनी सी है। तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि आप देख पा रहे हैं कि त्रिज्या का मान कहां पर कम है, तो ध्रुव पर कम है। तो जहां पर त्रिज्या कम होगा वहां पर मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया कि जहां पर त्रिज्या का मान घटेगा वहां जी का मान बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर आप पृथ्वी पर, और आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स कि हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, यानी कि ना तो हम अंदर रहते हैं और ना ही बाहर रहते हैं, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। तो जब हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और ये आपका है विषुवत रेखा, और जब हम विषुवत रेखा से चलकर ध्रुव पर जाएंगे तो हमारे जी के मान में परिवर्तन होगा, और अगर जी के मान में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब भार के मान में भी परिवर्तन होगा, यानी भार भी घटेगा या बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब आप विषुवत रेखा पर होते हैं तो आपका त्रिज्या लगभग इतना होता है, फिर इतना होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। तो सीधा सीधा मैंने आपको बताया फॉर्मूले में कि जहां पर त्रिज्या का मान कम होगा वहां पर जी का मान अधिक होगा। इसलिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जी का मान सर्वाधिक कहां पर होता है, तो आप आंसर बताते हैं ध्रुव पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ध्रुव पर ही क्यों अधिक होते हैं, तो इसका आंसर आपको यह बताना है क्योंकि ध्रुव पर त्रिज्या कम है, इसीलिए त्रिज्या कम होने की वजह से जी का मान बढ़ता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर, और कैपिटल जी और एम ई दोनों ही फिक्स होते हैं, कहीं पर भी चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए डिपेंड करता है जी आपकी त्रिज्या पर, जहां पर त्रिज्या का मान कम होगा वहां पर जी का मान बढ़ेगा, इसीलिए ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको रटना नहीं है, समझना है। अगर आपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिठा लिया तो आप जीवन में कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक है, इसलिए जी का मान न्यूनतम होता है। देखिए सिंपल सा पॉइंट आपको बताया गया कि विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक है, साफ साफ बताया गया है, लेकिन मैंने आपको कारण बता दिया कि त्रिज्या यहाँ पर अधिक होगा, इसीलिए यहाँ पर जी का मान सबसे कम होगा, यानी न्यूनतम होगा। अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे कि पृथ्वी पर जी का मान कहां पर सबसे अधिक होगा और कहां पर सबसे कम होगा, तो इसका कारण यही है कि जहां पर त्रिज्या का मान अधिक होगा वहां जी का मान कम होगा। तो विषुवत रेखा पर त्रिज्या सबसे मैक्सिमम होता है, इसीलिए यहां पर जी का मान सबसे कम होता है। उम्मीद करता हूं कि सेकंड पॉइंट भी आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे अधिक होता है, लेकिन सतह में भी ध्रुव पर इसका मान सबसे अधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। देखिए पृथ्वी की सतह पर यह तो क्लियर है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे अधिक होता है। अगर मान लीजिए कि आप अंदर और बाहर की तुलना करेंगे स्टूडेंट्स, तो जी का मान सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो वो सतह पर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सतह की बात करेंगे तो सतह में भी ध्रुव पर मान सबसे अधिक होगा और विषुवत रेखा पर मान सबसे कम होगा। ये पॉइंट आपको बताता है, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इंक्लूड करके ये बताया गया है कि आपको ये तो पता है कि हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां पर है, अंदर है, बाहर है या पृथ्वी की सतह पर है, तो आपको ऑप्शन जाना है पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि जी का मान सतह पर ही सबसे अधिक है अंदर और बाहर की तुलना में। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि सतह में भी कहां पर, कि विषुवत रेखा पर या ध्रुव पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक हो जाएगा इसलिए जी का मान कम, और ध्रुव पर त्रिज्या कम हो जाएगा इसलिए जी का मान अधिक। तो ये पॉइंट आपके इन दोनों पॉइंटों का कॉम्बिनेशन है। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को भी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए तो जी का मान कम हो जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये म हो जाएगा, नहीं कि कम होता है। और यदि, और यहाँ पर ये एरो का साइन नहीं है, यहाँ पर एक ही पॉइंट है। और यदि पृथ्वी की सतह, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं की जगह हो जाएगा आपका तय, और यदि पृथ्वी की सतह से नीचे आए तो जी का मान पुनः कम होता है। यानी कि स्टूडेंट्स सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये मान लीजिए आपका ध्रुव है, ये आपकी पृथ्वी है कुछ इस तरीके से जो ध्रुव पर चपटी है, तो ये मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। इसको भी ध्यान रखिए, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल पर त्रिज्या यहाँ पर सबसे कम है, और आपको पता है मिडल यानी 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो त्रिज्या का मान अधिक होगा,
और नॉर्थ पोल और या फिर साउथ पोल, दोनों में से किसी भी पोल पर आप जाएंगे तो त्रिज्या यहाँ पर कम होगा। तो सिंपल सा पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पर आपके जी का मान अधिक होगा और विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा। अब यहाँ पर आपको बताया गया स्टूडेंट्स इस पॉइंट में कि यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए, मान लीजिए कि आप सतह पर हैं और इस सतह से आप ऊपर जा रहे हैं, तो जी का मान कम होता है। यानी कि अगर आप ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से, मान लीजिए कि आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो जी का मान है वो कम हो जाएगा, यानी कि जी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो भी जी के मान में कमी आएगी। यानी सिंपल सा पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप सतह पर होते हैं तो जी का मान सबसे अधिक होगा, लेकिन अगर आप सतह से ऊपर जाते हैं तो भी जी का मान कम होता है, और यदि आप सतह से नीचे जाते हैं तो भी जी का मान कम होता है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि जी का मान ऊपर जाने पर भी कम होता है और नीचे जाने पर पुनः दोबारा से कम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है। देखिए ये पॉइंट भी आपने बहुत पढ़ा होगा, लुसियन की किताबों में सीधा सीधा दिया होता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। लेकिन क्यों शून्य होता है, इसके पीछे का रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जब आप सतह से अंदर की ओर जाएंगे और मान लीजिए कि आपको पता है कि अंदर जाएंगे तो घटेगा जी का मान, और जैसे ही आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे, यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपका मान जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। फैक्चुअल पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए स्टूडेंट्स कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप सतह से ऊपर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको बताना है कि जी का मान कम हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप पृथ्वी की सतह से अगर आप नीचे जाते हैं यानी कि जमीन के अंदर जाते हैं तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बताना है जी का मान कम होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाएंगे तो जी का मान कितना होगा, तो वहां पर आपको बताना है कि जी का मान वहां शून्य होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स इन पॉइंटों को आपको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि समझना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप समझेंगे तभी आप नए क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज आप रट्टा मार के जाएंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपको पता है सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में एक एक मार्क्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि जी का मान अंदर की तुलना में बाहर अधिक तेजी से कम होगा। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जी का मान है वो अंदर की तुलना में, मान लीजिए कि आप अंदर भी जा रहे हैं और आप बाहर भी जा रहे हैं, तो अंदर की तुलना में बाहर अधिक तेजी से कम होगा। यानी कि मान लीजिए कि यहां पर आप जो है बाहर 100 मीटर जाते हैं और अंदर भी 100 मीटर जाते हैं, और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ जी का मान सबसे कम कहां पर होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा, आप दोनों ही कंडीशन में 100 मीटर गए तो इसका मतलब बाहर जो है वो सबसे कम हो जाएगा, और अगर आप अंदर की तुलना में करेंगे तो जी का मान बाहर सबसे तेजी से कम होगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मतलब स्टूडेंट्स कंपैरिजन के तौर पर क्वेश्चंस आपसे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चंस पूछा जाता है जहां पर आपको एक डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस दिया जाए कि ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल है। मान लीजिए कि आपके इस नॉर्थ पोल पर यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यानी ए कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर एक पॉइंट है सतह पर बी, एक पॉइंट है स्टूडेंट्स बाहर सी, और एक पॉइंट है आपके अंदर डी। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सतह से सी की डिस्टेंस है वो भी आपका 100 मीटर का है, और सतह से अंदर का जो डिस्टेंस है ये भी आपका 100 मीटर है। मान लीजिए कि दोनों ही कंडीशन में 100 मीटर है, और अगर आपसे यहां पर क्वेश्चंस पूछा जाए कि जी के मान का बढ़ता हुआ क्रम बताओ, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आपसे क्वेश्चन दिया है एक डायग्राम के थ्रू। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पीसीएस आईएएस जैसे एग्जाम्स, एनडीए जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में एक पॉइंट यहाँ पर आपका ए है जो
ध्रुव के आसपास है, एक पॉइंट आपके सतह पर है जो है बी, एक पॉइंट आपके बाहर है जो कि है सी, और एक पॉइंट आपके पृथ्वी के अंदर है जो कि है डी। और सी और डी में स्टूडेंट सिमिलरिटी ये है कि सतह से 100 मीटर की दूरी पर आपका सी है जो बाहर की ओर है, और सतह से 100 मीटर की डिस्टेंस यानी अंदर की ओर आपका एक पॉइंट है डी। और आपसे पूछा गया है कि जी के मान का बढ़ता हुआ क्रम बताएं। यानी जी के मान का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम का मतलब होता है कि कम से अधिक की ओर। तो कम से अधिक की ओर आप कैसे जाएंगे, मतलब आपका आंसर क्या होगा। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि आगे की ओर बढ़ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, आरोही क्रम जिसे कहा जाता है। अगर यहां पर पूछा जाता घटता हुआ क्रम तो आपको सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और उसके बाद सबसे कम, इसका क्रम लगाना होता, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, या हिंदी में कहा जाता अवरोही क्रम। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपने जी के मान के परिवर्तन को अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ पाए कि आपसे पूछा क्या गया है और आप इसके आंसर तक भी इजीली पहुंच पाए। स्टूडेंट्स यहां पर बढ़ता हुआ क्रम बताया गया है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम जी का मान सबसे कम कहां पर होगा। तो आपको पता है कि सतह पर तो जी का मान अधिक होता है, बी में भी जी का मान होगा, और सतह में भी ध्रुव पर अधिक होगा। तो सबसे अधिक तो होगा आपके ए पर, उसके बाद होगा बी पर क्योंकि बी सतह में है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे सी और डी में, तो आपको पता है सतह से अगर हम ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और अगर हम नीचे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, लेकिन ऊपर ज्यादा तेजी से घटता है। तो सबसे कम जो जी का मान होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपके सी पर। यानी डी और सी में अगर आप कंपैरिजन करेंगे, दोनों ही 100-100 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जी का मान जो है वो अंदर की तुलना में बाहर अधिक तेजी से कम होता है। इसका मतलब बाहर भी 100 मीटर गए, अंदर भी 100 मीटर गए, तो इसका मतलब सी यानी 100 मीटर जो बाहर है वहां पर जी का मान सबसे कम होगा, उसके बाद कम होगा आपके डी पर। अब आते हैं, बात करते हैं ए और बी, दोनों ही सतह पर है, लेकिन आपको पता है कि जो बी है वो विषुवत रेखा के आसपास है। इसके बाद अगर हम देखें ए और बी में कंपैरिजन करें तो सबसे अधिक होगा ए पर। तो इसका मतलब डी से अधिक कहां पर है, फिर बी में है, और बी से भी अधिक कहां पर है, ए में है। तो कहने का मतलब जो आपका सही आरोही क्रम होगा वो होगा सी से ग्रेटर देन डी, और डी से ग्रेटर देन बी, और बी से भी ग्रेटर देन ए। यानी सबसे अधिक आपका ए पर है, उससे कम आपके बी पर है, उससे कम आपके डी पर है, और उससे सबसे कम आपके सी पर है। अगर हम देखें तो सी में सबसे कम है, उससे ज्यादा डी में है, और उससे भी ज्यादा बी में है, और बी से भी ज्यादा ए में है। तो ये स्टूडेंट्स आपका बढ़ता हुआ क्रम यानी आरोही क्रम है जी के मान में परिवर्तन का। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बताए हैं वो सभी पॉइंट्स इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और स्टूडेंट्स लास्ट क्लासेस में आपके कमेंट से कि सर जो आपने ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बताया ये हमारे सर के ऊपर से चला गया। अगर आपके सर के ऊपर से चला गया है मतलब आप नहीं समझ पाए, तो उस वीडियो को आप एक बार और दोबारा रिवाइज कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वो हर एक पॉइंट्स वहां पर क्लियर किए हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं m1 और m2। m1 और m2 होता है आपका द्रव्यमान, यानी कि दोनों ही द्रव्यमानों का गुणनफल के ये सीधा सीधा समानुपाती होते हैं, और इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जो आपके न्यूटन साहब ने दिए हैं। मतलब सीधा सीधा स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप m1 यानी कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, अगर आप इनके द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो इनके द्रव्यमानों का जो गुणनफल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बल के। यानी कि अगर आप द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा बल का मान भी बढ़ेगा। इसीलिए इसको ऊपर लिखा गया है कि m1 m2 के मान में अगर आप बढ़ोतरी करेंगे तो बल का मान भी बढ़ेगा, और यदि आप इनकी बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, मतलब m1 और m2 की बीच की दूरी को बढ़ाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप m1 और m2 को पास लाएंगे तो उनके बीच में आकर्षण बल जो आपका लगता है गुरुत्वाकर्षण बल वो अधिक लगेगा। आपको भी पता है कि अगर आप किसी भी पिंड के पास रहेंगे तो आप पर उसका आकर्षण बल अधिक लगेगा, और अगर आप दूर लेकर जाएंगे तो उस पर आकर्षण बल कम लगेगा। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे तो आपने देखा होगा कि हम चुंबक को जब लोहे के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। तो देखिए जब आप चुंबक को लोहे के पास लाएंगे तो आपको बल का मान अधिक महसूस होगा, मतलब आप फील करेंगे, और अगर आप दूर लेके जाएंगे तो आपको आकर्षण तो वो तभी भी लगाता है लेकिन आपको उतना फील नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब आप दोनों पिंडों के द्रव्यमान को बढ़ाएंगे और उनको पास लेकर आएंगे तो उनमें आकर्षण बल का मान यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो बढ़ेगा, और अगर आप उनकी बीच की दूरी को
ज्यादा करेंगे यानी कि त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब आकर्षण का जो बल लगेगा वो बहुत ही कम होगा, इसलिए इसको नीचे लिखा गया। यही आपका गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको एक बार और देखिए तो शायद आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति, देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स की पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गति करती है, यानी द्विविमीय गति करती है। एक तो घूर्णन गति करती है अपने अक्ष पर और एक वृत्तीय गति करती है। आपको पता है कि हमारा जो ये 24 घंटे का दिन होता है, यानी 24 घंटे का एग्जैक्ट मान होता है आपका 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड के आसपास होता है, जिसको हम लगभग 24 घंटे काउंट करते हैं। तो ये जो 24 घंटे का समय काल होता है स्टूडेंट्स, ये एक घूर्णन गति यानी कि एक घूर्णन चक्कर, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन चक्कर लगाती है तो वह लगभग एक घूर्णन चक्कर लगाने में उसे 24 घंटे का समय लगता है, जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं। और यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर, अगर आप इसकी घूर्णन गति को बढ़ा देंगे, मतलब अगर आप घूर्णन गति को बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं जो 24 घंटे का दिन है ये मानकर चलिए 20 घंटे हो जाएगा, मतलब वो जल्दी लगा लेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा फिर जी का जो मान होगा वो कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको बताना जी का मान कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको पता है कि घूर्णन गति जो होता है वो आपका होता है पूरा एक घूर्णन गति आपके होते हैं 24 घंटे, जिसका आपका दिन होता है। तो अगर आपकी घूर्णन गति को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब आपके घूर्णन करने में समय कम लगेगा। मतलब अगर मान लीजिए कि आप 24 घंटे का घूर्णन कर रहे हैं, तो अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए और 20 घंटे का दिन हो जाए तो इसका मतलब जी के मान में प्रभाव पड़ेगा, जी का मान वहां कम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि घूर्णन गति का किस तरीके से जी के मान में इफेक्ट पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान बदल जाएगा। देखिए यदि पृथ्वी यानी कि जो आपका अर्थ है अगर अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, बंद कर दे का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर घूर्णन गति करना बंद कर दे यानी कि घूर्णन गति शून्य कर दे तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान आपका बदल जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पृथ्वी अपना घूर्णन गति करना बंद कर दे तो जी का मान जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। देखिए यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल, यानी कोणीय चाल का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर इसकी स्पीड को 17 गुनी अधिक कर दे, कितनी गुनी अधिक कर दे, तो 17 गुनी अगर अधिक कर दे अपनी कोणीय चाल को, तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि जो जी का मान है वो सतह पर सबसे अधिक होता है और सतह में भी ध्रुव पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम। तो अगर आपके पृथ्वी की कोणीय चाल 17 गुनी बढ़ा दी जाए यानी कि 17 गुनी अधिक कर दी जाए तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का, यानी कि भूमध्य रेखा का मतलब है स्टूडेंट्स विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर रखी वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा। जहां पर अभी आप पढ़ रहे थे कि जी का मान जो है वो भूमध्य रेखा पर ध्रुव की अपेक्षा कम होता है और बाकी अंदर और बाहर की तुलना में अधिक होता है, तो विषुवत रेखा पर किसी भी वस्तु का भार शून्य हो सकता है, मतलब जी का मान शून्य हो सकता है, लेकिन वो शून्य तभी होगा अगर आप पृथ्वी की कोणीय चाल को 17 गुना अधिक कर देंगे। मतलब पृथ्वी जिस गति से घूर्णन कर रही है अगर आप उसकी घूर्णन गति को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और अगर 17 गुना अधिक बढ़ा देंगे तो इसका मतलब उसका कोणीय चाल परिवर्तित हो जाएगा, और कोणीय चाल जब परिवर्तित हो जाएगा तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जो रखी वस्तु है उसका मान आपका हो जाएगा शून्य। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स भी आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। स्टूडेंट्स ये वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से कहीं ना कहीं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आप बताएंगे कि जी का जो मान होगा वो कम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान आपका बदल जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी यदि अपनी कोणीय चाल को 17 गुना अधिक कर दे, तीव्र कर दे, तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार या वस्तु का भार कितना होगा, या जी का मान भूमध्य रेखा पर फिर कितना होगा, तो आपका जी का मान शून्य होगा। और वर्तमान समय में पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य है, लेकिन अगर
पृथ्वी अपनी कोणीय चाल को 17 गुना अधिक करती है तो सीधा सीधा विषुवत रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा, और जी का मान शून्य होने का मतलब रखी वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि भार डिपेंड करता है आपके जी पर। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि गुरुत्वीय त्वरण जी के आधार पर द्रव्यमान और भार को स्पष्ट किया जाता है। देखिए सीधा सीधा मतलब है जो कि आप ये गुरुत्वीय त्वरण पढ़ रहे हैं, यानी कि स्मॉल जी को जो आप पढ़ रहे हैं, जिसका मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसके आधार पर आप द्रव्यमान और भार को स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि द्रव्यमान को स्टूडेंट्स हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और भार को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो इसका अंतर सिर्फ और सिर्फ आपका गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जहां पर परिवर्तित होगा वहां पर द्रव्यमान और भार के मान में भी परिवर्तन होगा। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण बताए हैं और फिर गुरुत्वीय त्वरण में किस तरीके से परिवर्तन होता है उनको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सभी पॉइंट्स आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मास, तो मास क्या होता है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट बताया गया कि द्रव्यमान जी के मान पर निर्भर नहीं करता तथा प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। देखिए द्रव्यमान जो होता है, आपका मास जो होता है, वो जी के मान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि जो आपका मास है वो जी पर डिपेंड नहीं करता, प्रत्येक स्थान पर यानी कि प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, इक्वल रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बात कर रहे हैं ये जो अभी तक आपने पढ़े हैं जी के मान में परिवर्तन, तो अगर जी के मान में कोई भी परिवर्तन होता है तो क्या द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको बताना है कि द्रव्यमान पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आपका जी बढ़े या फिर घटे। तो कहने का मतलब यह है कि जी का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, जी के मान में जहां पर भी परिवर्तन होगा उससे द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही पॉइंट आपको बताया गया है कि द्रव्यमान जी के मान पर निर्भर नहीं करता है तथा प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। यानी प्रत्येक स्थान पर समान का मतलब, मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर आपका जितना द्रव्यमान है, आप चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां पर भी आपका द्रव्यमान समान होगा, और अगर आप सूर्य पर जाते हैं, सन पर जाते हैं, तो वहां पर भी आपका द्रव्यमान समान होगा। अगर आप किसी और प्लेनेट पर जाते हैं, चाहे आप मंगल पर जाए या फिर आप बुध पर जाए, कहीं पर भी जाए, बृहस्पति पर जाए, आपके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन सभी ग्रहों पर स्टूडेंट जी का मान परिवर्तित होगा, लेकिन उससे आपके द्रव्यमान में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप द्रव्यमान को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट भार, यानी जिसको हम कहते हैं वेट। तो वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भार जी के मान पर निर्भर करता है। देखिए जो भार होता है यानी वेट होता है वो किस पर निर्भर करता है, साफ साफ बोला गया है कि वो जी के मान पर निर्भर करता है, इसीलिए प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। देखिए भार जो है हर एक प्लेस पर अलग अलग होगा। मान लीजिए कि अभी आप पृथ्वी पर है तो आपका भार कुछ है, अगर आप चंद्रमा पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपका भार जो है वो कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो क्यों घटेगा, इसके पीछे के रीजन को हम आगे समझेंगे, क्योंकि वहां पर जी का मान जो है वो घट जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जी के मान पर सीधा सीधा भार निर्भर करता है, और इसीलिए इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, W बराबर m इंटू जी, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो सीधा सीधा देखिए जहां पर W है वहां पर जी का होना जरूरी है। अब आपने अभी पढ़ा है जी के मान में परिवर्तन, यानी जी का मान कहां पर कैसा रहता है, कहां पर जाने से परिवर्तित होता है। तो जहां जहां पर जी का मान परिवर्तित होगा वहां वहां भार का मान भी परिवर्तित होगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आप कहीं पर जाते हैं और जी का मान बढ़ता है तो सीधा सीधा आप समझ जाइए कि आपका भार भी बढ़ जाएगा। मतलब कहने का ये स्टूडेंट्स कि अगर आप पृथ्वी पर है और आप पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो वहां पर जी का मान क्या है, तो कम है। तो अगर जी का मान वहां कम है तो इसका मतलब आपका भार भी कम हो जाएगा। आप पृथ्वी पर जितने किलो के थे आप वहां पर उतने किलो के नहीं रहेंगे, आप कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। यहीं पर अगर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर है और आप यहां से जाते हैं सूर्य पर यानी सन पर, तो अगर आप सूर्य पर जाएंगे, पहली बात तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये बन सकता है कि सर हम सन पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि सन में तो बहुत ज्यादा हीट है। तो मैं वो नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप सन में जा नहीं सकते, मैं 1% के लिए आपको कह रहा हूं कि आप इमेजिन कीजिए कि आप जा सकते हैं, और अगर आप जाते हैं सन पर तो वहां पर आपका जो भार है वो क्या होगा, तो वहां पर भार आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
क्योंकि सन पर जो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो अधिक है, इसलिए जहां पर अधिक है वहां पर आपका वेट बढ़ जाएगा और जहां पर कम है वहां पर आपका वेट घट जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा W बराबर होता है mg, यानी डिपेंड करता है सीधा सीधा वो गुरुत्वीय त्वरण पर, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान को भी आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पर जाए वहां पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए सीधा सीधा जो भार डिपेंड करता है वो किस पर करता है, तो वो जी पर करता है। उम्मीद करता हूं कि आप द्रव्यमान और भार के अंतर को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल ही भार कहलाता है। देखिए द्रव्यमान में यानी कि जब आप द्रव्यमान m लेते हैं और उसमें गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है स्मॉल g है, तो जब आप द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल करते हैं यानी कि गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता है, भार मिलता है, यानी कि उसी को ही हम भार कहते हैं। तो आपने अभी पढ़ा है W बराबर mg, तो द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं या भार कहलाता है। इसीलिए जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरता है तो उस पर अतिरिक्त भार बांध लिया जाता है और भार का मान ध्रुव पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर कम होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री है जो चंद्रमा की सतह पर उतरता है, तो जब वो चंद्रमा की सतह पर उतरता है तो वह अपने साथ अतिरिक्त भार को बांध लेता है। यानी कि अतिरिक्त भार मतलब एक्स्ट्रा भार वो अपने साथ बांध कर उतरता है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर जी का मान कम है, इसीलिए वहां भार का मान कम हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति वहां पर उतरेगा तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हल्का महसूस करेगा, इसके लिए वो अपने साथ एक्स्ट्रा फोर्स को बांधकर उतरता है ताकि वो उसको फील ना हो पाए। और अगर आप चंद्रमा पर भी ध्रुव पर पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे अधिक होगा उसका भार, और अगर आप चंद्रमा के विषुवत रेखा के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर जी का मान जो है कम होगा, इसका मतलब उसका भार भी वहां पर कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स भी आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा पर उतरता है तो अपने साथ अतिरिक्त भार क्यों बांधता है। तो अपने साथ अतिरिक्त भार इसलिए बांधता है क्योंकि उसको पता है कि वहां पर उसका वेट कम हो जाएगा, और उसका वेट कम होने का सिर्फ और सिर्फ कारण है गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बहुत कम है, इसलिए उसका भार कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि यदि हम किसी दूसरे ग्रह पर अपनी बस्तियां बसाना चाहते हैं तो वहां जी का मान प्रभावित करेगा। देखिए यदि हम किसी दूसरे ग्रह पर अपनी बस्तियां बसाना चाहते हैं तो वहां पर जी का मान प्रभावित करेगा, यानी जी का मान प्रभावित करेगा मतलब जी का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा, तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप बुध पर जाते हैं, आप मंगल पर जाते हैं या फिर आप बृहस्पति पर जाते हैं, यानी कि दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं और वहां पर रहना चाहते हैं, तो वहां पर रहने के लिए आपको जो है परेशान करेगा वो जी का मान करेगा, क्योंकि जी का मान वहां पर चेंजेबल है, इसलिए आप वहां पर नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग होता है। देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना है, तो आपको बताना है 1/6 भाग है। अभी आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स जी का मान पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर कितना है तो आपको बताना है 9.8 अपॉन में 6 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जब आप 6 से 9.8 को भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 6 कम 6 बचेगा 3 और 8 38, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 36, फिर बचेगा आपके पास 2 और 0 6 तिया 18। तो लगभग आपके मून पर जो जी का मान है स्टूडेंट्स वो है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे 9.8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका आंसर आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना है। तो पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग है, मतलब पृथ्वी पर आपको पता है कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर आप उसे 1/6 से गुना करेंगे मतलब 6 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी बराबर 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका जीई है, यानी कि अर्थ ऑफ
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये आपका gm है, यानी कि मून ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि पृथ्वी पर जो g का मान है वो चंद्रमा पर 1/6 भाग ही रहता है। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा जी का मान पूछ ले चंद्रमा पर कितना है, यानी कि एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चे को अगर ये पता है 1/6 भाग होता है तो वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है। तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मून पर जी का मान कितना है। अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो मून पर जी का मान है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कक्षीय वेग और प्लायन वेग को पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि जो आप चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित क्यों नहीं है, मतलब कोई भी चंद्रमा पर क्यों नहीं रह सकता, कोई भी जीव जंतु क्यों नहीं रहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो उसके पीछे भी कारण यही जी है, क्योंकि जी का मान अभी आपने देखा कि चंद्रमा पर 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए जी का मान वहां पर कम है, तो वहां पर प्लायन वेग का मान भी कम हो जाता है और प्लायन वेग का मान कम होने के कारण वहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं हो पाते। ये सभी पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन डिपेंड करता है वो सब के सब जी पर, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको जी के मान में जो परिवर्तन है इसको अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आगे की चीज़ें भी आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करके मैंने आपको नोट कराया है कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है, यानी कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट है और पूछा जा चुका है। यहां से ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सूर्य पर वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 22 गुना अधिक होता है, यानी कि सूर्य पर जो वस्तु का भार होता है, अगर आप सूर्य पर वस्तु का भार देखेंगे तो पृथ्वी पर वस्तु के भार का 22 गुना अधिक होगा। 22 गुना अधिक का मतलब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है जिसका वजन 50 किलोग्राम का है और ये व्यक्ति अगर सन पर पहुंचता है तो इसका जो वजन हो जाएगा वो 50 गुना 22 करेंगे हम, तो लगभग हो जाएगा आपका 1100 किलो का, यानी कि 11 कुंटल का वो व्यक्ति वहां पर हो जाएगा। अगर आप 50 को 22 से गुना करते हैं तो 22 पंजे होता है 110, 110 में एक जीरो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1100 केजी। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर 50 किलो का है और वो यदि सन पर पहुंचता है तो उसका वजन हो जाएगा 1100 किलो का, और अगर वो व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंचता है तो चंद्रमा पर उसका वजन हो जाएगा 50 के बटे में, यानी 50 के बटे में हो जाएगा 6, तो वो कटेगा 6 अट्ठे 48, बचेगा 2, तो पॉइंट लगाएंगे आ जाएगा 0, 6 तिया 18, यानी कि लगभग 8 किलो 300 ग्राम के आसपास, यानी 8.3 किलोग्राम का वो व्यक्ति हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु के भार का कितना भाग होता है, तो 1/6 भाग होता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि सूर्य पर वस्तु का भार पृथ्वी के अपेक्षा कितना गुना अधिक होता है, तो 22 गुना अधिक होता है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर है और उसका वजन 50 किलो का है और वो जाता है सूर्य पर, तो उसका वजन वहां पर हो जाएगा 1100 किलो, यानी 11 कुंटल का वो व्यक्ति हो जाएगा। और यदि वही व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंचता है तो उसका वजन 8.3 किलो का होगा, मतलब वो और ज़्यादा घट जाएगा। इसीलिए चंद्रमा पर जब अंतरिक्ष यात्री उतरते हैं तो अपने साथ अतिरिक्त भार को बांध कर उतरते हैं, यही कारण होता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुछ पॉइंट्स के माध्यम से पृथ्वी और चंद्रमा में द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने नोट करा है पृथ्वी पर और यहां पर है आपके पास चंद्रमा पर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर है जिसका द्रव्यमान है आपका 60 किलो का, तो आप चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा ये आपको बताना है। दूसरा पॉइंट आपका कहता है मान लीजिए कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 केजी है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना है ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि पृथ्वी पर द्रव्यमान किसी का 90 किलो है तो इसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका है मान लीजिए कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है जिसका वजन 90 किलो है और आप उसको मोटा इंसान कह रहे हैं क्योंकि उसका वजन 90 किलो है, तो उस व्यक्ति को अगर आप चंद्रमा पर भेजेंगे तो उसका भार कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि आप इजीली इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन इजीली बता पाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पृथ्वी पर जिसका द्रव्यमान 60 किलो है चंद्रमा पर कितना होगा,
पृथ्वी पर जिसका भार 60 किलो है चंद्रमा पर कितना होगा। पृथ्वी पर जिसका वजन यानी जिसका द्रव्यमान 90 किलो है उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। और पृथ्वी पर भार जिसका 90 किलो है उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सही सही बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको जी के मान में परिवर्तन और भार और द्रव्यमान में जो अंतर है वो इजीली क्लियर हो पाए होंगे। और तभी हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कक्षीय वेग और पलायन वेग को भी, क्योंकि कक्षीय वेग और पलायन वेग भी जी पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपको ये सभी पॉइंट्स बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी पॉइंट्स आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। और स्टूडेंट्स एक बात और है, अगर मान लीजिए कि आप साइंस में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और फर्स्ट टाइम वो आपको समझ नहीं आते हैं तो आप उस वीडियो को एक दो बार और रिपीट करके देखेंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं इसीलिए ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं ये समझता हूँ कि आपके पास किताबों की कोई कमी नहीं है और आप इतने सक्षम हैं कि आप किताबों से पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे कारण ये है कि शायद वो चीज़ आपके पास ना हो, इसीलिए आप मेरे से ले रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ना कि आपको किताबी ज्ञान भर भर के दूं और आपको रटवाऊं। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं कि जी के मान में परिवर्तन आप समझ पाए होंगे। अगर आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए और आप इजीली समझ पाए तो आप इनका आंसर भी इजीली बता पाएंगे और मैं उसी के माध्यम से आपका एनालिसिस करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कितना क्लियर हुआ है। तभी मैं कक्षीय वेग और पलायन वेग को आगे आपको समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।